गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो फिलहाल आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था। बट उस परफॉर्मेंस के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अगर देखा जाए तो कंपनी का Q2 का रिजल्ट है। कल के दिन कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिले थे जिसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल होता हुआ नजर आया है। 106 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है और वही कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट के कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट परफॉर्म किए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हमें मात्र 12% की देखने को मिली है बट प्रॉफिट ग्रोथ डबल होता हुआ दिखा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। बट सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लो, ये कंपनी ने 106 करोड़ का जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, ये अगर हम बात करें पिछले 5 क्वार्टर के बारे में तो अब तक का सबसे बेस्ट नंबर है अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से तो रेवेन्यू पे तो कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल ही रही है। बट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपनी का रेवेन्यू अगर मान लो 12% से ग्रो किया है तो कंपनी का प्रॉफिट 100% से ग्रो कैसे कर गया? तो देखो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के, बोल सकते हैं अदर इनकम या फिर बोल सकते हैं इंटरेस्ट से आने वाला इनकम। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो पहला कॉलम क्या होता है, रेवेन्यू का फिगर। दूसरा कॉलम क्या होता है, एक्सपेंस का फिगर। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको आप EBITDA भी बोल सकते हैं। तो EBITDA अगर देखोगे तो 197 करोड़ पिछले साल था, इस बार 291 करोड़ हो चुका है। Q1Q बेसिस पे भी देखोगे तो किसी में भी आपको 100% से ज़्यादा की ग्रोथ नहीं दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो पिछले साल 12% का मार्जिन था, इस बार 14% का मार्जिन है और पिछले क्वार्टर में 13% का मार्जिन था। तो मार्जिन भी आपको डबल होता हुआ तो दिखा नहीं है, ग्रो होता हुआ ज़रूर दिखा बट डबल होता हुआ नहीं दिखा है। अब बात करते हैं अदर इनकम के बारे में। तो पिछले साल ये 7 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ था और इस बार ये नंबर बढ़कर हो चुका है 22 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो अदर इनकम में 300% की ग्रोथ दिख रही है। बट नंबर छोटा है तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, बट ये छोटा छोटा इंपैक्ट बाद में कंपनी के नेट प्रॉफिट में डबल वाला इंपैक्ट डालता हुआ दिखाया है। और दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट से आने वाले इनकम के बारे में तो लगातार 60 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट से इनकम कंपनी को आ रहा था। इस बार वो नंबर जो है वो हमें 80 करोड़ तक जाता हुआ दिखा, 80 नहीं 100 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। Q4 में पिछले साल के Q3 में कंपनी ने 85 करोड़ का इनकम रिपोर्ट किया था इंटरेस्ट से आने वाला। तो फिलहाल यहाँ पर देखोगे तो ज़्यादा कंपनी का नंबर आया है अदर इनकम से और इंटरेस्ट से भी ज़्यादा इनकम कंपनी को मिला है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें डबल होती हुई दिखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और Q1Q बेसिस पे ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये दोस्तों प्रॉपर कंपनी के नंबर्स अच्छे आने का रीज़न मैंने समझा दिया आपको। बाकी आपको ये कंपनी का नंबर कैसा लगा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी नोट करना। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है, चाहे कंपनी से रिलेटेड बात करें या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको अपडेटेड देखने को मिलता है। मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो BSC काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि BSC से रिलेटेड काफ़ी कमाल की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों के बारे में तो BSC ने जो अच्छे ग्रोथ हमें रिपोर्ट करके दिखाया है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है FNO में ट्रैफिक पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में तो। और इसमें एक्सचेंज ने, ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी मोटा पैसा कमाया है
और ख़ासकर BSE ने बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है इसी पर्टिकुलर पीरियड में। और फिलहाल दोस्तों एक न्यूज़ तो हमें सुनने को मिल ही रही थी कि FNO सेगमेंट की जो वीकली एक्सपायरी है उसको सेबी बैन कर सकता है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का भी हमें देखने को मिल रहा था। गवर्नमेंट ने जब देखा कि 93% इन्वेस्टर लॉस कर रहे हैं FNO से, तो फिर इस पर स्ट्रिक्ट कदम उठाने का फैसला गवर्नमेंट ने भी किया था। और इसके लिए रिपोर्ट्स हमें सुनने को स्टार्टिंग में मिल रही थी कि FNO सेगमेंट की वीकली एक्सपायरी को गवर्नमेंट और सेबी दोनों मिलकर ख़त्म कर सकती है। फिर कंसल्टेशन पेपर से रिलेटेड भी रिपोर्ट हमें देखने को मिला कि विद इन 1 मंथ ये चीज़ इशू हो जाएगा। फिर कुछ रिपोर्ट्स हमें ऐसी देखने को मिली कि नहीं भाई, अभी सेबी इस चीज़ को पास नहीं कर रहा है, काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहे हैं और डिस्कशन के बाद आउटकम्स हमें आता हुआ दिखेगा। और आउटकम्स आने से पहले रिपोर्ट ने ये क्लेम कर दिया था कि अभी के टाइम पे सेबी कंसल्टेशन पेपर इशू नहीं कर रही है, क्योंकि FNO के जो वीकली एक्सपायरी है उसको वो एज इट इज़ अभी रखना चाहती है बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट जो यूज़ करते हैं उसके लिए। और इन सारी चीज़ों के बाद सेबी की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें देखने को मिल गई थी कि वो एज इट इज़ अभी रखने वाले हैं FNO के एक्सपायरी को, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगी, जिस वजह से क्या है कि BSE काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी बीच में। और अभी के टाइम पे देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है FNO सेगमेंट को लेकर, और इन सारे स्टेटमेंट की वजह से ही BSE में आज के दिन आपको अप टू 9% की तेज़ी देखने को मिली थी। अब दोस्तों एग्जैक्ट सभी फिगर्स है क्या, तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि निर्मला सीतारमन, उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला कि गवर्नमेंट जो है अभी के टाइम पे जो डोर है FNO सेगमेंट का उसको क्लोज नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है भाई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बड़े बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट उसको हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं इस वजह से। बट हाँ, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपका फिक्र नहीं करती है। फिक्र को लेकर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो रिमूव करेगी रोड ब्लॉक्स को, यानी कि बोल सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब आपको एजुकेट करने की कोशिश करेगी। और साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है गवर्नमेंट ने, जिसमें बताया गया है कि इन्वेस्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्क को अंडरस्टैंड वो करें, और रिस्क को अगर वो समझते हैं तो उस केस में उनके जो लॉसेस का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है, इनफैक्ट प्रॉफिट में भी वो आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से सुनने को मिली है। अब सेबी के चीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है कि अभी के टाइम पे वो सही वर्क कर रहा है, मतलब FNO की बात करें, और वो एज इट इज़ अभी करेगा। अगली बार की अगर हम बात करें तो वो जब प्रॉब्लम देखेंगे तो सीधा वो कंसल्टेशन पेपर के साथ आएंगे, और कंसल्टेशन पेपर के साथ आएंगे तो इसका मतलब ये है कि अगली बार अगर मान लो कोई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, डेटा में कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलती, एज इट इज़ रिटेल इन्वेस्टर लॉस कर रहे होते हैं और मैनिपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो फिर सेबी कंसल्टेशन पेपर इशू कर वीकली एक्सपायरी को हटा सकती है। ऐसा यहाँ पर सेबी के जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से सुनने को मिली है। अभी के टाइम पे वो एज इट इज़ रख रहे हैं, बट आगे चलकर प्रॉब्लम्स अगर दिखी तो फिर हो सकता है कि उसमें वो चेंजेस करते हुए नजर आ जाए। और इसी वजह से आज की दिन जितनी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज थी सभी में काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था, इंक्लूड BSE। और अभी हाल ही में जो वीकली एक्सपायरी ख़त्म करने को लेकर बातें चल रही थी, तो उस टाइम जेफरीज की एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला था जिसमें उन्होंने 4 सिनेरियोज़ रखा था, और वो 4 सिनेरियोज़ के बेसिस पे इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता वो आप समझ सकते थे। और ये जो सिनेरियोज़ वाली कहानी थी वो अब पूरी तरह से आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। और साथ में दोस्तों BSE जो 52 वीक हाई से अच्छा खासा नीचे थी उसमें भी काफ़ी शार्प रिकवरी अभी रिसेंटली आपको अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट NSDL को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको मिलती है, काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जो कि अभी के टाइम पे आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, तो वो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं NSDL के बारे में। सो दोस्तों हाल ही में NSDL से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, इसमें दिखाया जा रहा है कि NSDL का जो करंट रेवेन्यू हम देखते हैं वो CDSL के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा क्यों दिखता है। भले NSDL के पास मार्केट शेयर डिपॉजिटरी में कम है, फिर भी
तो रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट है ये, इसमें बताया गया है कि एन स्टील का जो क्लाइंट बेस है वो इसके पीयर्स के कंपैरिजन में हमें अलग देखने को मिलता है। और जो इनके क्लाइंट हैं उसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन इंस्टीट्यूशन का है, उसके अलावा कॉरपोरेट का है और हाई नेट इन्वेस्टर्स का है, हाई नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का है। अभी के टाइम पे अगर मार्केट शेयर देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है CDSL का ज़्यादा है। टोटल डिमेट अकाउंट जो इंडिया में एक्टिव हैं उसमें से 39.5 मिलियन डिमेट अकाउंट एन स्टील ओन करती है और बाकी का जो नंबर है 152.9 मिलियन डिमेट अकाउंट वो CDSL ओन करती है। बट अगर हम एक डिमेट अकाउंट के एवरेज वैल्यू की बात करें, यहाँ पर मेंशन किया गया है एवरेज वैल्यू पर अकाउंट, एन स्टील का जो दिखता है हमें वो 11.8 मिलियन रुपीज़ का दिखता है। और CDSL से पता है ये कितना आगे है, लगभग 25 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि CDSL का एक डिमेट अकाउंट का जो एवरेज वैल्यू है वो 0.46 मिलियन है। यानी कि आप बोल सकते हैं लगभग 4,60,000 रुपये एक अकाउंट का वैल्यू बनता है। और इसमें कितना है भाई, 11.8 मिलियन, यानी कि बोल सकते हैं 1.1 करोड़। तो आप क्लियर देख सकते हो कि एन स्टील का क्यों रेवेन्यू ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और वही अगर हम बात करें रिटेल और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन के बारे में, तो वो लगातार हमें काफ़ी एक्सपैंड होती हुई दिखी है। अगर हम बात करें हमारे स्टॉक मार्केट में, और 1999 से देखा जाए तो अभी कोई नए पार्टिसिपेंट की एंट्री हमें देखने को नहीं मिली है इस पर्टिकुलर फील्ड में, यानी कि बोल सकते हैं डिपॉजिटरी इंडस्ट्री में। तो नेचुरल अगर देखा जाए तो ये दो कंपनी डुओपोली ओन करती है। और टोटल कैपिटल जो रेज हुआ है इंडिया में वो 919 बिलियन रुपीज़ से बढ़कर 2118 बिलियन रुपीज़ हो चुका है 2019 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 25 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में। और वही SIP के इन्फ्लोज जो ग्रो हुए हैं वो 21% CAGR से हुए हैं 2019 से लेकर 25 तक के फाइनेंशियल ईयर तक का डेटा ये दिखा रहा है हमें। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो NSTL जो है वो काफ़ी सिक्योर बिजनेस करती है। मतलब रिस्क इस बिजनेस में काफ़ी कम है, बट ग्रोथ बीच बीच में अच्छी दिखती है, बीच बीच में ख़राब दिखती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस मैटर करती है इन कंपनी के बिजनेस के अच्छे और ख़राब परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी। रिसेंटली कंपनी ने Q2 के रिजल्ट को पब्लिश किया, जहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 14% से गिरता हुआ नजर आया है। बट उसके साथ कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की है। अगर हम दोस्तों बात करें स्प्लिट की, तो ये कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।